किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारे देश को भ्रष्ट भारत क्यों कहा जाता है? तो आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी बताते हैं जिसकी वजह से आज हमारा भारत इतना पीछे रह गया, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने भारत को इतना कुछ दिया, लेकिन भारत ने उसे क्या दिया? दिया तो देशद्रोही का टाइटल। चेहरे पर सुकून की हंसी क्या होती है, इसे आज इसरो के रिटायर वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। पहले वैज्ञानिक, फिर जासूसी का आरोप और अब पूरी तरह से बेदाग वैज्ञानिक नारायणन के लिए 14 सितंबर का दिन बड़ा ही अहम है। दरअसल नारायणन की दास्तान किसी फिल्मी कहानी की तरह है। षड्यंत्र, आरोप, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट की तारीख दर तारीख। 24 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वैज्ञानिक नारायणन को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। शीर्ष अदालत ने इसरो वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नारायणन को आज बेदाग घोषित कर दिया, लेकिन आज से ठीक 24 साल पहले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर द्वारा कही हुई एक बात जरूर नारायणन के कान में गूंज रही होगी। दरअसल एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करते वक्त कहा था कि सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और अगर आपके निर्दोष होने का दावा सही साबित होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से मारिएगा। आइए जानते हैं रॉकेट साइंटिस्ट नारायणन के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने से बेदाग बाहर निकलने तक की पूरी कहानी। 12 दिसंबर 1941 को कन्याकुमारी में जन्मे इसरो के साइंटिस्ट नामी नारायणन को जीवन में इतना कठिन समय देखना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। घटना ऐसी घटी कि केरल राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। आखिर कौन है नामी नारायणन? नामी नारायणन एक रॉकेट वैज्ञानिक है। नामी नारायणन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कन्याकुमारी के ही डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। अपनी 5 बहनों के बाद जन्मे नंबी माता पिता की छठी संतान थे। नागरकोल के डीवीडी स्कूल से उन्होंने शिक्षा ली। वे मेधावी छात्रों में से एक थे। उनका ज्यादातर समय पढ़ने में ही गुजरता था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली। वो रॉकेट से जुड़ी तकनीक की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी गए। नारायणन पहली बार इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम साराभाई से 1966 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर मिले थे। इसके बाद से वो इसरो का हिस्सा बन गए। इसरो में उन्होंने विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया। नारायणन ने 1970 के दशक में भारत में तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत की थी। कल्पना कीजिए, आपके अंदर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और एक दिन अचानक आपके सपने चकनाचूर हो जाएं। आप पर ऐसे जुर्म का आरोप लगा दिया जाए जिसे आपने किया ही ना हो। इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक नंबी नारायणन की जिंदगी में ये पल 27 साल पहले आया था, जब एक दिन केरल पुलिस के अधिकारी उन्हें जासूसी के आरोप में पकड़कर ले गए। जेल में उनके साथ खूब अत्याचार हुए। अपनी एमटेक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम से पूरी करने के बाद इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। साराभाई के कहने पर इन्होंने छुट्टियां लेकर नासा से नासा फेलोशिप भी प्राप्त किया। वर्ष 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल प्रोपल्शन में रिकॉर्ड 10 महीने में मास्टर्स पूरा किया। इसके बाद नारायणन वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लाए। इससे पहले भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर निर्भर थी। इसके बाद इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी में काफी सुधार किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वर्ष 1994 में केरल पुलिस ने नामी नारायणन को ये आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने मालदीव की महिलाओं मरियम राशिदा और फौजी हसन को अंतरिक्ष अनुसंधान के गुप्त दस्तावेज लीक किए। इसके बाद इन्हें 50 दिन जेल में रखा गया और टॉर्चर किया गया। इनको इस बात का भी दुख हुआ कि इसरो से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस केस की छानबीन की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। वर्ष 1996 में सीबीआई ने केस को झूठा करार दिया। वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें निर्दोष माना। इस मामले ने तब काफी तूल पकड़ लिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, जब राज्य में के करुणाकरण की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। एक अन्य वैज्ञानिक डी शशिकुमारन को भी इस मामले में फंसाया गया था। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नारायणन के करियर, पारिवारिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्हें इसरो में डेस्क जॉब में लगाया गया। वर्ष 2001 में इनका रिटायरमेंट हुआ और उसी वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो नारायणन को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान करें। फिर केरल हाईकोर्ट ने भी केरल सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। वर्ष 2012 में रिपोर्ट आई कि केरल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है, बल्कि 2011 में उस समय के पुलिस अधिकारी को चीफ इंफॉर्मेशन अफसर बना दिया गया। वर्ष 2013 से नारायणन ने न्याय के लिए लड़ना शुरू किया।
संघर्ष करते करते 5 वर्ष निकल गए और वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य सरकार को आदेश दिया कि वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए का भुगतान 8 सप्ताह में करे एवं 3 सदस्यों की बेंच बनाए, जिनसे ये तय करना था कि तत्कालीन दोषी पुलिस अधिकारियों को क्या सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने मानहानि के तौर पर वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान किया। आखिरकार वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की न्याय की लड़ाई रंग लाई और 26 जनवरी 2019 में वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। जिन पुलिस अधिकारियों के कारण नाम्बी को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में कमेटी को सुझाव पेश करने को कहा गया था। कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब मामले में आगे की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि इनके जीवन पर फिल्म भी बनी है। नाम्बी भारत के ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जो एक बहुत खास मिशन पर इसरो में काम कर रहे थे। अगर वो सफल हो जाते तो भारत 15 साल पहले ही रॉकेट लॉन्च की क्रायोजेनिक इंजन तकनीक विकसित कर चुका होता। जब वो सफलता के एकदम करीब पहुंचने वाले थे, तभी साजिश के शिकार हो गए। केरल के इस शीर्ष वैज्ञानिक को जासूसी के आरोपों में फंसा दिया गया। इसके बाद वो जेल में रहे। हालांकि फिर उन्होंने अदालत में अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ी, बाइज्जत बरी हुए। अब केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है, लेकिन उनकी कहानी वाकई आंखें खोल देती है कि किस तरह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को साजिश रचकर बर्बाद कर दिया गया। अब नाम्बी नारायणन 77 साल के हैं। 1994 में नाम्बी पर आरोप लगाया गया था कि जिस क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर वो काम कर रहे थे, उसकी तकनीक उन्होंने लीक कर दी है। नारायणन समेत 3 साइंटिस्ट गिरफ्तार किए गए। उन पर आरोप लगा कि वो ये तकनीक पाकिस्तान को बेच रहे थे। हालांकि ये आरोप बाद में खारिज हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। हालांकि कांग्रेस सरकार ने जिस महान वैज्ञानिक पर देशद्रोह का आरोप लगाया था, उसे बीजेपी की सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। केरल कांग्रेस ने देशभक्त वैज्ञानिक को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उनके माथे पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया था। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट अब रिलीज हो चुकी है। आर माधवन द्वारा निर्देशित ये फिल्म रॉकेटरी इसी साल 1 जुलाई को सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है, जिसमें वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन का रोल खुद माधवन ने किया है। नाम्बी नारायणन ने अपनी आत्मकथा और मान कालुदे ब्रह्मांड पट्टनम लिखकर सारे सच को उजागर किया कि किस तरह एक साजिश करके उन्हें फंसाया गया था। ये किताब 23 अक्टूबर 2017 में प्रकाशित हुई। अब उन पर एक फिल्म भी बनी है जिसके हीरो आर माधवन है। नाम्बी ने तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करने के बाद नासा की एक फेलोशिप पर अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। इसमें उन्होंने लिक्विड प्रोपेल्स में विशेषता हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्हें अमेरिका में ही नौकरी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इसके बजाय भारत लौटना पसंद किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये महान वैज्ञानिक देशद्रोही थे? हालांकि बार बार इन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत ठहराया था। आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।